नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म। जी, जयप्रकाश नारायण की रचना है ये बच्चों इस चैप्टर की दूसरी और अंतिम वीडियो है। यहाँ पैराग्राफ नंबर 10 से आज की वीडियो की शुरुआत होगी। बच्चों इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में जेपी ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता बनाने में कौन कौन सी बाधाएं सामने आ रही हैं। तो उस कड़ी में पैराग्राफ नंबर 10 से आज की वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि लेट्स टेक द इंडस्ट्रियलिस्ट्स नेक्स्ट। आइए अब हम उद्योगपतियों को लेते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं कि उनके लिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। जेपी कह रहे हैं बच्चों कि नेशनलिज्म टू देम, मतलब उद्योगपतियों के लिए नेशनलिज्म राष्ट्रवाद मीन्स का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण आज़ादी, टू एक्सप्लॉइट। बच्चों एक्सप्लॉइट का मतलब होता है दोहन करना, द कंट्रीज रिसोर्सेज, यानी देश की जो रिसोर्सेस हैं ना, जो देश के जो संसाधन है ना, उनका दोहन करने की संपूर्ण आज़ादी राष्ट्रवाद है। किनके लिए? उद्योगपतियों के लिए। ऑफ मैन एंड मटेरियल्स, चाहे बच्चों मानव संसाधन की बात हो या भौतिक संसाधन की बात हो, उनका दोहन करना, उनका शोषण करने की आज़ादी ही राष्ट्रवाद है इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए। एंड टू बिल्ड अप देयर ओन फॉर्च्यून्स, और अपना भाग्य बनाना, अपना तकदीर बनाना। और एज इट इज़ यूफेमिस्टिकली पुट, अगर हम इसको यूफेमिस्टिकली पुट करें, मतलब अगर इसको हम शिष्ट भाषा में कहें तो टू डेवलप द कंट्री, देश का विकास करना। बच्चों इन पूरे वाक्यों का अर्थ ये हुआ कि जेपी कहते हैं कि उद्योगपतियों के लिए राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि मानव संसाधन और भौतिक संसाधन के दोहन करने की पूर्ण आज़ादी। और यदि शिष्ट भाषा में कहें तो वे स्वयं का विकास करना चाहते हैं, और इसको अगर यूफेमिस्टिकली कहें तो देश का विकास करना चाहते हैं। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए दे रिक्वायर, उनको आवश्यकता है, ए ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द स्टेट। ऐसा करने के लिए उद्योगपतियों को सरकार पे ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल, यानी उस पे पूर्ण अधिकार होना चाहिए, कंट्रोल स्वामित्व होना चाहिए। लीडिंग अल्टीमेटली टू कंप्लीट कंट्रोल एट वंस, जिससे कि तुरंत ही उनका सत्ता पे कब्जा हो जाए। बट लेकिन सिंस, चूंकि दैट इज टू रिस्की टू सिक्योर, लेकिन ये हासिल करना, सिक्योर करना, हासिल करना टू रिस्की, बहुत खतरनाक है, इसलिए दे वुड बी सेटिस्फाइड, इसलिए जो उद्योगपति हैं ना वुड बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट होंगे, विथ ग्रेजुअल कंसेशंस, जो क्रमिक रूप से उनको जो कंसेशंस मिल रहा है ना, जो उनको छूट मिल रही है, ऑफ सच कंट्रोल i.e. विथ रिफॉर्म्स, जैसे कि सुधार के नाम पर जो छूट उद्योगपतियों को मिल रही है, वे इसी चीज़ से सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि सत्ता पे एकाएक कंट्रोल पा लेना बहुत ही खतरनाक होगा, इसलिए वे ऐसा नहीं करेंगे, और जो उनको कंसेशंस मिल रहे हैं उसी से ये खुश रहेंगे। आगे क्या कहते हैं सुनिए बच्चों। नंबर 11 में कहते हैं जेपी कि द इंडियन इंडस्ट्रियल क्लास, यानी भारतीय औद्योगिक जो वर्ग है ना, हैज ग्रोन अप, इसका विकास हुआ है, यह फला है, फूला है, अंडर द एजीज ऑफ इम्पीरियलिज्म, यह बच्चों साम्राज्यवाद के तत्वाधान में ही, एजीज यानी ये इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के तत्वाधान में ही भारतीय उद्योग ग्रोन अप हुआ है, सयाना हुआ है। एंड इज कम्प्लीटली एट इट्स मर्सी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। बच्चों इकोनॉमिकली का मतलब होता है आर्थिक रूप से, और पॉलिटिकली का मतलब होता है राजनीतिक रूप से। तो यहाँ जेपी कह रहे हैं कि भारतीय औद्योगिक समाज जो है ना, वह साम्राज्यवाद के तत्वाधान में ही सयाना हुआ है, और वह साम्राज्यवाद पर ही इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, एंड पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से वह साम्राज्यवाद के ही मर्सी पे है, उसी के दया पर ही यह कायम है। एंड इट हैज़ नो अदर फॉरेन सपोर्ट, फॉरेन सपोर्ट का मतलब विदेशी मदद, और बच्चों भारतीय औद्योगिक समूह को कोई विदेशी समर्थन भी प्राप्त नहीं है।
एज द आयरिश बुअसवाजी हैड इन द यूएसए, जिस प्रकार से आयरिश बुअसवाजी को, जिस प्रकार से आयरलैंड के मध्यम वर्ग को अमेरिका में मदद प्राप्त है ना, उस प्रकार से भारतीय उद्योगपतियों को कोई विदेशी मदद प्राप्त नहीं है। बच्चों लिखा है इन इंडिया, भारत में इट्स ग्रोथ हैज नॉट रिजल्टेड इन सच बेनिफिट्स टू द पीपल। जेपी कह रहे हैं कि इन इंडिया, भारत में उद्योग का जो विकास हुआ है ना, हैज नॉट रिजल्टेड इन सच बेनिफिट्स टू द पीपल, तो भारत के आम लोगों को इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हुआ, इससे कोई ज़्यादा लाभ या कोई ज़्यादा राहत नहीं प्राप्त हुआ है। नॉर हैज इट सो मेड इट्स इन्फ्लुएंस फेल्ट ऑन द इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री, और न ही इसका कोई इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बच्चों प्रभाव, और न ही इसका कोई प्रभाव फेल्ट महसूस किया गया है ऑन द इकोनॉमिक आर्थिक और कल्चरल लाइफ यानी आर्थिक जीवन और भारत के सांस्कृतिक जीवन पे इन उद्योगों के विकास का न तो कोई प्रभाव पड़ा है और न ही भारतीय समाज को इससे कोई बेनिफिट्स लाभ पहुंचा है। एज टू अराउज एंड गेदर enthusiasm and support for itself, एज टू यानी कहने का मतलब है कि जेपी कह रहे हैं कि भारत में उद्योग का जो विकास हुआ है ना, उससे भारत के लोगों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है और न ही उनके आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पे इसका कोई प्रभाव पड़ा है। एज टू अराउज, जिससे कि ये उद्योगपति जो है ना, जिससे कि ये औद्योगिक वर्ग है ना, अराउज जगा सके, एंड गेदर और इकट्ठा कर सके, इंथुजियाज्म उत्साह, एंड सपोर्ट फॉर इटसेल्फ, यानी ऐसा इन लोगों ने कुछ किया नहीं है जिससे कि ये अपने आप के लिए मदद या समर्थन आम लोगों से जुटा सकें। द रिजल्ट, परिणाम यह है कि द इनएबिलिटी ऑफ दिस क्लास टू अपोज इंपीरियलिज्म, और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल क्लास है, जो औद्योगिक समूह है, जो औद्योगिक वर्ग है ना, ये इनेबल है, ये असमर्थ है टू अपोज इंपीरियलिज्म, और यही कारण है कि ये साम्राज्यवाद का खिलाफ करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि आम जनता के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए आम जनता का इनको कोई सपोर्ट, कोई समर्थन, कोई सहारा, कोई मदद मिलता नहीं है। इस प्रकार से ये साम्राज्यवाद का विरोध करने में अक्षम है। आगे कहते हैं एट बेस्ट इट कैन पुट प्रेशर ऑन इट, सबसे अगर अच्छी कोई बात है यानी औद्योगिक वर्ग कुछ कर सकता है तो वह साम्राज्यवाद पे प्रेशर, दबाव डाल सकता है, बट लेकिन इवन दिस प्रेशर इट इज अनेबल टू एक्सर्ट एज ए क्लास, लेकिन एक समूह के रूप में, एक वर्ग के रूप में औद्योगिक समाज जो है ना, ये साम्राज्यवाद पर प्रेशर डालने में भी, दबाव डालने में भी बच्चों अनेबल है, अक्षम है, असमर्थ है। The only manner in which it can bring pressure to be exerted on imperialism is by inducing and surreptitiously helping other classes with lesser tasks to do so। कहने का मतलब है, सुनिए कि the only manner यानी एकमात्र तरीका, in which जिसमें it can ब्रिंग प्रेशर टू बी एक्सर्टेड ऑन इंपीरियलिज्म, एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा यह साम्राज्यवाद पर दबाव डाल सकता है, इज बाय इंड्यूसिंग, वह क्या है भाई, इंड्यूसिंग एंड सरप्टेसली हेल्पिंग अदर क्लासेस, ये अन्य समाज को, ये अन्य वर्गों को इंड्यूस करे, मतलब प्रेरित करे, एंड लिखा है बच्चों सरप्टेसली मतलब चोरी चुपके से यह अन्य वर्ग को जागृत करे, उसको प्रेरित करे, और तब जाकर के ये साम्राज्यवाद पे कुछ दबाव डाल सकता है। आगे लिखा है कि दिस हेल्प टू यानी यह मदद, यानी चोरी चुपके भी अगर औद्योगिक समाज साम्राज्यवाद पे दबाव डालता है ना, तो दिस हेल्प यह मदद टू इट विल विड्रॉ, तो औद्योगिक समाज इस मदद को भी वापस ले लेगा, इस दबाव को भी वापस ले लेगा। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेशर, लिखा है कि इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेशर इज एनी अदर देन व्हाट इज डिमांडेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लास, यानी औद्योगिक समाज जो है ना, उसकी जो इंटरेस्ट है यानी उसकी जो रुचि है ना, उसकी जो मांग है, अगर उसकी रुचि और उसकी मांग से आम लोगों की रुचि और मांग अगर अलग हो जाती है ना, तो औद्योगिक समाज जो है यह साम्राज्यवाद पर डाला हुआ प्रेशर भी वापस ले लेगा और इससे भारतीय हितों को बहुत नुकसान होगा। नंबर 12 में क्या कहते हैं सुनिए, 10 का मतलब हुआ इस प्रकार, वी सी हम देखते हैं फर्स्ट पहले दैट द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आर अनेबल देमसेल्व्स टू अपोज इंपीरियलिज्म, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रथम
इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, भारतीय उद्योगपति, आर अनेबल, अक्षम हैं, देमसेल्व्स, यानी ये स्वयं असमर्थ हैं, टू अपोज इंपीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद का विरोध करने में ये स्वयं अपने आप को असमर्थ पाते हैं। सेकेंडली, दूसरा, दैट दे वुड बी सेटिस्फाइड विथ फैसिलिटीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा ये संतुष्ट हो गए हैं विथ फैसिलिटीज, यानी जो फैसिलिटीज, जो सुविधा इनको प्राप्त है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास के नाम पे जो इनको सुविधा प्राप्त है उससे ये संतुष्ट हैं। एंड थर्डली, और तीसरा, दे वुड सपोर्ट नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद का समर्थन करेंगे ओनली व्हेन, सिर्फ तभी, इट एम्स एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर, ये राष्ट्रवाद का समर्थन तभी करेंगे जब इनको ये आश्वासन मिले कि इट वुड प्लेस देम इन द सीट ऑफ पावर, कि ये सत्ता पर बिठाए जाएंगे, इनको सत्ता हस्तांतरित होगा, ये मालिक बन बैठेंगे, तब जाकर के ये राष्ट्रवाद का समर्थन करेंगे, ऐसा जेपी का मानना है। तो फिर आगे क्या होता है सुनिए। हियर इज द थर्ड ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, और ये रहा भारतीय राष्ट्रीय एकता का तीसरा बाधा, ये तीसरी बाधा है, थर्ड ब्रीच है बच्चों, कि जो भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, ये कभी भी साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि साम्राज्यवाद का विरोध करने में खुद अक्षम हैं और जो इनको सुविधा प्राप्त है उसी से ये संतुष्ट हैं। और यदि ये साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे भी तो कब? जब इनको लोग आश्वासन दें कि हम आपको सत्ता पर बैठा देंगे, तो लोग ऐसा करेंगे नहीं। तो ये रहा भारतीय राष्ट्रीय एकता की, मतलब एकता की राह का तीसरा बाधा, तीसरा दरार, तीसरा रोड़ा। अब आइए नंबर 13 देखते हैं बच्चों। लेट्स टेक द पेजेंट्स नाउ, आइए अब किसानों की बात करते हैं। आइए बच्चों अब किसानों की बात करते हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ पेजेंट्स, भारत किसानों का देश है, भारत किसानों की भूमि है। इफ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ एनी मीनिंग, यदि भारतीय राष्ट्रवाद का कुछ मीनिंग है, कुछ अर्थ है, इट शुड मीन द फ्रीडम ऑफ द पीजेंट्स, तो उसका अर्थ होना चाहिए क्या? किसानों की आज़ादी। अगर बच्चों ये जेपी कह रहे हैं कि अगर भारतीय राष्ट्रवाद का कुछ अर्थ है तो वह होना चाहिए भारतीय किसानों की आज़ादी। व्हाट इज दैट फ्रीडम? भारतीय किसानों की आज़ादी क्या है? सुनिए, एबव ऑल, कुल सबसे ऊपर, इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लाइटेशन, यानी भारतीय किसानों की आज़ादी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लाइटेशन, यानी शोषण से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट एक्सप्लाइटेशन इज कैरिड ऑन बाय ए ब्राउन और ए वाइट स्किन, यानी ये फर्क नहीं पड़ता कि वह जो एक्सप्लाइटेशन है ना, वह जो शोषण है ना, वह अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है व्हाइट स्किन या ब्राउन स्किन, यानी देशवासियों के द्वारा किया जाता है या अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि किसानों की आज़ादी का मतलब हुआ शोषण से आज़ादी, भले ही वह शोषण देसी लोगों के हाथों हो या विदेशी लोगों के हाथों हो, किसी के हाथों से किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है, जेपी कहते हैं। सुनिए, इट इज फर्दर द अपॉर्चुनिटी टू शेप द नेशंस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, यानी यह एक अवसर है, यानी किसानों की शोषण से आज़ादी, यह एक अवसर है टू शेप द नेशंस इकोनॉमी, की राष्ट्र की जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज है और जो राजनैतिक जो पॉलिसीज है, नीतियां हैं ना, वह शेप द नेशन, वह राष्ट्र को दिशा दिखाए इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन इंटरेस्ट, यानी किसानों की हितों के अनुसार, किसानों की रुचियों के अनुसार देश की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को दिशा दे। इन शॉर्ट, संक्षेप में कहें तो इट इज अ पेजेंट राज, संक्षेप में कहें तो यह किसानों का राज है कि जब किसानों को दासता से, किसानों को शोषण से मुक्ति मिले और देश की राष्ट्रीय नीतियाँ और राजनैतिक नीतियाँ जो हो ना, वह देश को शेप करे, वह देश को एक नई दिशा दे, और यह सब किसानों के हितों के अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसी को हम लोग पेजेंट राज कहेंगे, जेपी कहते हैं। नंबर 14 में क्या कहते हैं सुनिए, लिखा बच्चों कि एज फॉर मेथड ऑफ स्ट्रगल, इसका अर्थ यह होता है कि जहाँ तक संघर्ष का तरीका, जहाँ तक संघर्ष के तरीके की बात है, मेथड ऑफ स्ट्रगल, पेजेंट्स हैव ऑलवेज नोन ओनली वन मेथड, एंड किसानों को सिर्फ एक ही तरीका पता है संघर्ष का,
किसानों को सिर्फ एक ही तरीका पता है और वो है डायरेक्ट एक्शन, और वो है बच्चों सीधी कार्रवाई। सच एक्शन, ऐसी कार्रवाई, हाउएवर इज एज डेंजरस फॉर द फॉरेन ऑपरेशंस एज फॉर द नेटिव। यानी जहाँ तक किसानों की संघर्ष की बात है ना, वे एक ही तरीका जानते हैं, क्या? डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। सच एक्शन, और ये जो सीधी कार्रवाई है ना, इज एज डेंजरस फॉर द फॉरेन ऑपरेसर एज फॉर द नेटिव। यह विदेशी अत्याचारियों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना कि देसी अत्याचारियों के लिए। ऑपरेसर मतलब शोषक, यानी विदेशी शोषकों के लिए यह कार्रवाई उतनी ही खतरनाक है जितनी यह देशी शोषकों के लिए है। इट इज नेसेसरी देयरफॉर, इसलिए यह जरूरी है, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेटर, इसलिए लेटर का मतलब बाद वाला, मतलब देशी शोषक, इस प्रकार से देशी शोषकों के इन द इंटरेस्ट, उनके हितों में, द पेजेंट्स डोंट बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेस्टिनी। और जो देशी शोषक है ना, तो यहाँ पर लिखा इट इज नेसेसरी देयरफॉर, इसलिए यह आवश्यक है, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेटर, यानी देशी शोषकों के हित में, द पेजेंट्स, जो भारत के किसान हैं ना, डोंट बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेस्टिनी, ये अपने आर्थिक और अपने राजनीतिक भाग्य के प्रति ये जागृत न हो, ऐसा जरूरी है। किसके हित में? भारत के देशी शोषकों के हित में। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय किसान जाग गए ना, तो फिर इनका शोषण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सुनिए, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो नेशनल यूनिटी ब्रेक्स अप, राष्ट्रीय एकता नष्ट हो जाती है, एज सुन एज, ज्यों ही द पेजेंट्री, यानी जो किसान वर्ग है, बिकम्स कॉन्शियस, जैसे ही किसान वर्ग जागृत हो उठता है, उनमें चेतना आ जाती है ना, तो नेशनल यूनिटी जो है, जो राष्ट्रीय एकता है ना, ये भंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को शोषण करने का मौका नहीं मिलता। हियर इज अनदर ब्रीच इन यूनिटी, और ये रही भारतीय राष्ट्रीय एकता की एक और बाधा। नंबर 15 में देखिए बच्चों क्या है, लाइकवाइज विद द वर्कर्स, और यही बात मजदूरों के साथ भी है। जो बात किसानों के साथ है वही बात मजदूरों के भी साथ है। द वर्कर्स फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वेज स्लेवरी, यानी वर्कर्स का मतलब होता है बच्चों श्रमिक, मजदूर, यानी श्रमिकों की आज़ादी का मतलब हुआ वेज स्लेवरी, इसका मतलब हुआ मजदूरी की गुलामी से आज़ादी। और ये आज़ादी कैसे मिलेगी? समझिए, बाई सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों उत्पादन के साधन, और ऑनरशिप, सोशल ऑनरशिप का मतलब होता है सामाजिक स्वामित्व, यानी उत्पादन के साधन पर सामाजिक स्वामित्व के द्वारा, सामाजिक स्वामित्व के द्वारा मजदूरी की गुलामी से मुक्ति ही मजदूरों के लिए क्या है? राष्ट्रीयता है। समझिए, लाइक द पेजेंट्स, यानी किसानों की तरह, द वर्कर्स वेपन टू इज डायरेक्ट एक्शन, यानी जैसे किसान का जो संघर्ष का तरीका है ना डायरेक्ट एक्शन, ठीक उसी प्रकार से मजदूरों का भी संघर्ष का तरीका क्या है? डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। एंड दे टू, और ये भी मतलब कौन है? और मजदूर भी, मसंट बिकम क्लास कॉन्शियस, और मजदूरों में भी वर्ग चेतना नहीं होनी चाहिए, सो दैट नेशनल यूनिटी में बी मेंटेन्ड। यानी जेपी कह रहे हैं कि यदि मजदूरों में भी चेतना आ गई ना, तो राष्ट्रीय एकता को खतरा होगा, इसलिए मजदूरों में भी जन चेतना, वर्ग चेतना नहीं होनी चाहिए, सो दैट, जिससे कि नेशनल यूनिटी में बी मेंटेन्ड, जिससे कि राष्ट्रीय एकता को बनाया रखा जा सके। अगर मजदूर और किसान अपने हक के प्रति जाग उठे ना, तो फिर नेशनल यूनिटी जो है ना, उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको शोषित करने वाले जो वर्ग हैं ना, वे नाराज हो जाएंगे, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, यानी वे कहीं के नहीं रहेंगे, तब वे अंग्रेजों का और ज़्यादा साथ देना शुरू कर देंगे। इसलिए जो एकता बन रही है ना, उसको खतरा होगा। सुनिए, एक क्लास कॉन्शियस वर्किंग क्लास, बच्चों वर्किंग क्लास का मतलब होता है श्रमिक वर्ग, यानी एक क्लास कॉन्शियस, यानी एक वर्ग चेतना वाला श्रमिक वर्ग, मीन्स द ब्रेक ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी यदि जो मजदूरों की जो टोली है ना, जो मजदूरों का जो श्रमिकों का वर्ग है, यदि उनमें चेतना आ जाए ना, तो इसका अर्थ क्या होगा? ब्रेकअप ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता इससे भी नष्ट होगी। हियर इज ए फर्दर ब्रिज, और ये राष्ट्रीय एकता के बीच एक और बाधा रही, एक और दरार रही, एक और रोड़ा रहा। नंबर 16 देखते हैं बच्चों। आगे जेपी कहते हैं कि द एबव एनालिसिस हैज शोन,
एनालिसिस का मतलब विश्लेषण, यानी एबव एनालिसिस यानी ऊपर जो मैंने विश्लेषण किया है ना, हैज शोन, इससे पता चला है दैट देयर इज नो सच थिंग एज नेशनल यूनिटी, यानी राष्ट्रीय एकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, व्हिच द सोशलिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, जिसको समाजवादी लोग डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस नेशनल यूनिटी, उस राष्ट्रीय एकता नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। नेशनलिज्म डजंट मीन द सेम थिंग टू ऑल द क्लासेज विद इन द नेशन, यानी देश के अंदर जितने क्लासेज हैं ना, जितने वर्ग हैं, जितने समूह हैं ना, राष्ट्रवाद उन सब के लिए एक चीज़ नहीं है, बल्कि नेशनलिज्म डजंट मीन द सेम थिंग, यानी उन सब के लिए राष्ट्रवाद एक चीज़ नहीं है, सबके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ और मतलब अलग अलग होता है, जेपी कह रहे हैं। इट इज़ नॉट टू बी सिंपली एक्सप्रेस्ड, इसको केवल इस रूप में बयान नहीं किया जा सकता एज द ओवरथ्रो ऑफ द फॉरेन इनक्यूबस, यानी जो विदेशी ताकत हमारे देश पे शासन कर रही है ना, जो विदेशी जो लोग हमारे सत्ता पे बैठ गए हैं ना, उनको ओवरथ्रो कर देना, उनको उखाड़ करके फेंक देना भी, सुनिए कह रहा इट इज नॉट टू बी सिंपली एक्सप्रेस्ड, यानी ये भी राष्ट्रीय एकता नहीं है, अगर उनको उखाड़ फेंके हम तो ये भी राष्ट्रीय एकता नहीं है। सुनिए, सम क्लासेस इन देयर वेरी नेचर आर फॉर दैट इनक्यूबस, यानी भारत में कुछ क्लासेस जो है ना, कुछ वर्ग जो हैं, कुछ समूह जो है ना, वे जो विदेशी ताकत है ना, इनक्यूबस का मतलब होता है बच्चों दुस्वप्न, जो विदेशी दुस्वप्न है ना, वे हमेशा नेचर से ही, प्रकृति वश ही वे उनके साथ देते हैं, ऑफ दोज दैट आर अगेंस्ट, और वे समूह जो विदेशी दुस्वप्न, जो विदेशी ताकतों के अगेंस्ट हैं, विरुद्ध है ना, आर इनकैपेबल ऑफ अपोजिंग इट, वे उनका विरोध करने में अक्षम है। देखिए भारत के कुछ क्लास जो है ना, ये हमेशा विदेशी दुस्वप्न का, विदेशी शासकों का समर्थन करते हैं, एंड ऑफ दोज, और वे वर्ग जो अंग्रेजों के खिलाफ है ना, आर इनकैपेबल ऑफ अपोजिंग इट, वे इसका विरोध करने में असमर्थ हैं, एंड दोज दैट आर नॉट इन ए पोजिशन टू डू सो, और वे लोग जो अंग्रेजों का विरोध करने की स्थिति में हैं ही नहीं, है फंडामेंटल इंटरेस्ट डायरेक्टली अपोज टू द दोज ऑफ द फर्स्ट, तो इनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं, इनके जो मौलिक हित हैं ना, वे डायरेक्टली अपोज्ड, यानी सीधे रूप से विरुद्ध है, किनके, उनके, यानी यहाँ पे दो समूह की बात हो रही है, एक जो अंग्रेजों का समर्थन करते हैं और एक जो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, यानी अंग्रेजों को जो उखाड़ फेंकना चाहते हैं ना, वो उखाड़ फेंकने की स्थिति में है नहीं, यानी उनसे ये काम संभव है नहीं, इसलिए जो उनका समर्थन करते हैं उनके हित और जो उनके खिलाफ हैं उनके हित, ये क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या हैं, खिलाफ हैं। नंबर 17 देखिए बच्चों, नंबर 17 में जेपी कहते हैं कि द एनालिसिस सोज, यानी इस विश्लेषण से पता चलता है फर्दर आगे, दैट द नेशनल यूनिटी की राष्ट्रीय एकता मीन्स इन रियलिटी, सच में इसका अर्थ दैट द लोअर क्लासेस द मासेस शुड फाइट इम्पीरियलिज्म, यानी आम जनता को, लोअर क्लासेस को, निम्न समूह को, द मासेस मतलब आम जनता को, शुड फाइट इम्पीरियलिज्म, उसको साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए। यानी उपरोक्त विश्लेषण से ये पता चलता है कि नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, सही में देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि आम जनता को साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए, नॉट टू सिक्योर देयर ओन फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, यानी केवल एक्सप्लॉइटेशन से, केवल शोषण से अपनी आज़ादी के लिए ही नहीं, बट टू इनथ्रोन, बल्कि सिंहासन पर बैठाने के लिए, द बुर्जुआजी, द बुर्जुआजी का मतलब होता है बच्चों मध्यम वर्ग, यानी मध्यम वर्ग को, एंड लैंडेड मैग्नेट्स, और जो भूपति हैं, जो जमींदार हैं ना, उनको, और मध्यम वर्ग को गद्दी पे बैठाने के लिए भी संघर्ष करना चाहिए, हु देमसेल्व्स डोंट पार्टिसिपेट इन दैट फाइट। बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, जेपी कह रहे हैं कि जो भारत में बुर्जुआजी है और जो लैंडेड मैग्नेट्स हैं ना, ये देमसेल्व्स, ये स्वयं अंग्रेजों के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में ये स्वयं शामिल नहीं होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, जेपी कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता का मतलब हुआ कि आम जनता को साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए, केवल शोषण से मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग और जमींदारों को सत्ता पे बैठाने के लिए। क्या भाई ऐसा हो सकता है कि आम जनता लड़े और जो सामंती ताकतें हैं, जो मध्यम वर्ग है ना, वो गद्दी पे बैठे? वे लड़े नहीं, बल्कि गद्दी पे बैठे, और लड़े कौन? आम जनता। तो जेपी कह रहे हैं
कि राष्ट्रीय एकता का मतलब हुआ कि आम जनता को साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए, केवल शोषण से मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग को गद्दी पे बैठाने के लिए, उस मध्यम वर्ग को जो स्वयं लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते, इन द प्लेस ऑफ द इंपीरियल पावर, वे साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ बने रहते हैं, वे लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, तो उनको गद्दी पे बैठाने के लिए आम जनता को संघर्ष करना चाहिए। क्या ऐसा संभव है बच्चों? दिस यूनिटी कैन बी मेंटेन्ड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्शसनेस। और यह एकता तभी बनाई जा सकती है जब वर्ग चेतना है, जब मास कॉन्शसनेस है, जब देश के अंदर के सभी लोग, चाहे वे किसान हों, चाहे वे मजदूर हों, चाहे वे राजकुमार हों, चाहे वो साहूकार हों, चाहे वो उद्योगपति हों, यानी चाहे वो कोई हो, सब में जब तक जन चेतना नहीं आएगी तब तक राष्ट्रीय एकता नहीं बनेगी, और जब तक राष्ट्रीय एकता नहीं बनेगी तब तक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, तब तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकत को देश से हटाना मुश्किल होगा। तो ये था बच्चों नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म बाय JP नारायण। बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और यदि यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।